Hey guys! Welcome to today's largest and the most impactful level tutoring platform that is Physics Walla। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हो और मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार चैट बॉक्स में लिख देंगे फटाफट से। क्या एक बार चैट बॉक्स में लिख देंगे फटाफट से, भारत माता की जय। भैया आप कहां भाग गए थे? अरे भाई ऑडियो ऑन हो गया था। तो अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं तो एक बार फटाफट से भारत माता की जय लिख देंगे। ठीक है, मेरा डिस्प्ले का ऑडियो ऑन था, काफी तेज बजने लगा कान में, एकदम से डर गया मैं कहा भाई मैं कहां से चिल्ला रहा हूं, फिर देखा अच्छा मैं यहां से चिल्ला रहा हूं। तो कामना करता हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा स्वस्थ मस्त और बेहतरीन से होंगे। पहले तो मैं आपसे दिल से माफी चाहूंगा कि मैं रात को 8:15 बजे आपको बुला रहा हूं। आपके माता पिता भी बोल रहे होंगे यार ये सुनील भैया अजीब ही आदमी है, खाना खाने का समय वहां पर क्लास लगा दी। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहता था। मैं शाम के समय पर किसी और अर्जेंट काम में बिजी था, वही वीडियो रिकॉर्डिंग का ही काम था, कहीं और ऑक्यूपाइड हो गया था, जिसकी वजह से आज क्लास के लिए मैंने शफलिंग के लिए बोला था लेकिन हो नहीं पाई, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं रात को लाइव ले लूंगा। तो ये आज हुआ है, ऐसा बार बार नहीं होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। ठीक है, जो बच्चे नहीं आ सके हैं उनके लिए यह है कि आराम से आप देख लीजिएगा, वेडनेसडे को अपन बाकी काम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। इस चीज के बारे में हम लोग यहां पर आज चर्चा चालू करेंगे। ठीक है सुनील भैया, फिर स्टार्ट कीजिए चर्चा को। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक वाटर या एसिडिफाइड वाटर, ये हमारा हो चुका है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ चीजों का होमवर्क मैं आपको दूंगा। एंड उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर टू सल्फेट यूजिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ब्रोमाइड, मोल्टन लेड ब्रोमाइड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर टू सल्फेट, आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? जी सुनील भैया, ऑल राइट। तो चलिए यहां पर एक रिडल के साथ शुरुआत करते हैं बेटा। आराम से रिडल को पढ़िए और मुझे आंसर बताइए। आपके पास अगर आपने खाना खा लिया है तो बहुत बढ़िया, खाने को स्किप करके लेक्चर मत देखना, भले ही रात को आराम से देख लेना। माता पिता के साथ खाना जरूर से खाइए, बड़ा ही पीसफुल और कह सकते हैं ना कि बहुत प्यारा समय जिंदगी का, लौट कर वापस नहीं आएगा, इसे जरूर एंजॉय करें। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जीत शर्मा आप सही सोच रहे हैं, टॉपर बलराज, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो देखिए आई एम अ ग्रीनिश येलो गैस विच इज पॉइजनस। तो ग्रीनिश येलो गैस विच इज पॉइजनस, क्या ये हमारे पास क्लोरीन गैस हो सकती है क्या? एक बार अज्यूम करके चलते हैं कि ये क्लोरीन गैस है। ठीक है, विच बट I am a greenish yellow gas which is poisonous, but when I combine with a reactive metal X, I form a compound XY. तो X को अगर मैं लेकर चलता हूं, रिएक्टिव मेटल मेरे पास क्या है? सोडियम है, तो सोडियम कंबाइंस विद क्लोरीन एंड इट फॉर्म्स XY. सो दैट इज बेसिकली NaCl, और इसको आप डेली कंज्यूम करते हैं तो XY और XY हमारे पास आ गया है। तो NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, अभी अगर आप खाना खाएंगे तो उसके अंदर जो नमक मिलाया जाता है दैट इज बेसिकली NaCl विच इज कॉमन सॉल्ट। तो उसके अंदर NaCl के अलावा भी चीजें होती है, MgCl2, CaCl2, पोटेशियम, सोडियम आयोडाइड वगैरह होता है, बट यहां पर मेजर कंपोनेंट उसका है NaCl, मेटल इज सोडियम एंड Y इज बेसिकली क्लोरीन। ठीक है, क्लियर है? यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। चलिए बहुत सही। अच्छा आपको मैं एक बात बताता हूं, सुनील भैया आपने ये जो क्लास है अभी रात को शिफ्ट करी, उससे में आप क्या कर रहे थे? मैं कुछ क्रिएटिव चीजें बना रहा था आप ही बच्चों के लिए। अभी तो जैसे 9th क्लास के बच्चों के लिए बना रहा था, 10th के वन शॉट में मैंने कर दिया, आप लोगों के लिए अब बनाऊंगा मैं, कुछ क्रिएटिव चीजें बना रहा था। एक सॉन्ग बनाया था मैंने, जैसे क्लास 10th वालों के लिए तो 2 सॉन्ग्स बनाए थे मैंने, जो लाइव क्लास में मैंने प्ले भी किए थे मैराथन के अंदर, और मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था, रिवीजन रैप सॉन्ग्स।
उसी प्रकार मैंने क्लास 9th के लिए रिवीजन रैप सॉन्ग आज मैं बना रहा था, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा था, तो सिमुलेशन से पढ़ाना, साथ ही साथ कुछ सॉन्ग्स, एनिमेटेड वीडियोस, एक्सपेरिमेंट्स, तो लर्निंग को काफी एंगेजिंग बनाने के लिए सब चीजें मैं डालता हूं। आप गाना सुनना चाहोगे क्या? अभी ओबीएस में लगा हुआ है, बोलोगे तो दिखा दूंगा। बताओ बताओ, आप गाना सुनना चाहोगे क्या? कितने बच्चे गाना सुनना चाहेंगे? आप में से कितने विक्ट्री वाले छात्र गाना सुनना चाहेंगे कि सुनील भैया हम भी गाना सुनना चाहते हैं, थोड़ा हमारा मूड सही कर दो फिर आगे पढ़ाना? बताओ, सुनना चाहोगे क्या? सुनना चाहोगे क्या? दिल से बताओ, सुनना चाहोगे क्या? सुनना चाहोगे? चलो सुना देते सुनील भैया का रैप। रैप बाय सुनील भैया, द रैपर सुनील भैया। 3, 2, 1 एंड हियर वी गो। Listen up, science crew, let's get it straight. That states of changes. A rap by Sunil Paya. Solid to liquid, Johnny Melton का game. Fusion भी बोलते हैं same old name. Solid to liquid, Johnny Melton का game. Fusion भी बोलते हैं same old name. Melting, freezing, vaporization. Science का rap, it's a sensation. Sublimation, condensation. States of matter, let's get that education. Liquid to gas वो होता vaporization. दो types है, boiling और evaporation. Boiling जब rapid, evaporation slow. Liquid से gas molecules go high flow. अब बात करते हैं liquid से solid. Freezing या solidification, no need to be frigid. Temperature drops से solid form बनेगा. Crystals ये बनेंगे, solid phase आएगा. Melting, freezing, vaporization. Science का rap, it's a sensation. Sublimation, condensation. States of matter, let's get that education. Gas से liquid वो है condensation. Cool down करो, vapors की transition. Gas molecules slow liquid phase आएगा. Condensation से liquid वापस आएगा. Solid से gas वो होता sublimation. Direct phase change, no liquid station. Gas is solid deposition, yeah, the sublimation. Reverse change, solid की reincarnation. Melting, freezing, vaporization. Science का rap, it's a sensation. Sublimation, condensation. States of matter, let's get that education. ये था rap on states, conversion का track. Matter के changes, never look back. Science की दुनिया अब clear है ये. Rap के साथ revision हो गई. क्या बात है, कैसा लगा? कैसा लगा भाइयों? तो ये आपके लिए भी आएंगे गाने, सारे के सारे गाने आप लोगों के लिए भी बनाऊंगा। काफी बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम से पहले गाने सुनते सुनते जाना, बढ़िया से आंसर लिख कर आना, मजा आ जाएगा। ठीक है, इस बढ़िया तरीके से अपन पढ़ाएंगे। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है भाई, गाने सुनने हैं तो आप सुनील भैया के गाने सुनो, कान में लगाओ हेडफोन, भैया के गाने सुनते जाओ। भैया केमिस्ट्री पढ़ते जाओ, गाने सुनते जाओ, केमिस्ट्री पढ़ते जाओ, गाने सुनते जाओ। ठीक है, तो ऐसे गानों से मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। आपकी पूरी एनालिटिकल केमिस्ट्री का रैप बना रहा हूं, 5 मिनट में पूरी एनालिटिकल केमिस्ट्री खत्म यूजिंग अ रैप। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट कि उसका एक बढ़िया वीडियो बनेगा। एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो डाल चुका हूं मैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। लाइव बैच में मैंने एक्सपेरिमेंट्स कराए थे, यूट्यूब पे कराए थे। अब इसका एक रैप बना रहे अपन। उस रैप में 5 मिनट के रैप में एनालिटिकल केमिस्ट्री विल बी लाइक खत्म। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आप लोगों के लिए अच्छा करने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर पाए आप लोगों के लिए, कुछ नया कर पाए, कुछ बदलाव लेकर आ पाए, बस उसी में लगे हुए। चलो तो स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों विद सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस चीज को। अब देखिए यहां पर अगर हमारे पास सबसे पहली चीज आती है, सो दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स किस बेसिस पे यहां पर आपने लिखी है? तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और नीचे आएगा प्लेटिनम। ठीक है, तो ये किस बेसिस पे लिखा हुआ है सुनील भैया? ये ऊपर से लेकर नीचे तक जो अरेंजमेंट है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ease of giving electron और electrons, ये इस बेसिस पे अरेंज्ड है। So these metals are arranged on basis of
these metals are arranged on the basis of decreasing order of ease of giving electrons. यानी कि सबसे ज्यादा इजीली ये दे देगा, फिर ये, 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 यानी ईज ऑफ गिविंग द इलेक्ट्रॉन्स आपका ऊपर से नीचे डिक्रीज होता जाएगा. आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है क्या? आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है क्या? मेटल्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन्स. डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि इसके बाद ये और कम आसानी से देगा, और कम आसानी से, और कम आसानी से, और कम आसानी से. जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो मेटल जो आपके पास लिखे हुए हैं वो और कम आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे. ठीक है जी सुनील भैया, बहुत बढ़िया. सो मेटल्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब मेटल्स above can lose electron or electrons easily as compare to those that are at bottom. राइट यानी कि जो ऊपर है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, जो नीचे हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करेंगे. अब यहां पर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं कि अगर आपने देखा कि यहां पर आपके पास पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, अच्छा रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम होता है. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को रखने का यहां पर लॉजिक ये है क्योंकि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है लाइक मेटल्स. देन आपके पास कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड सबसे आखिरी में होगा हमारे पास प्लेटिनम. तो ये तो हमारे पास ट्रेंड हुआ. मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूं, जितना आपके पास एक मेटल ऊपर की तरफ होगा वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. अच्छा कौन सा ऐसा मेटल होगा जो बेसिकली आपका मेटल का जब कटायन बन जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेटल का कटायन बन गया, अब इनमें से किसका कटायन इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? यहां पर इनके कटायंस बनेंगे ना, जैसे मान लीजिए इसका कटायन बनेगा Ka1+, इसका Cu2+, इसका Na1+, इसका Mg2+, इसका Al3+, इसका Zn2+, ऐसे सबके कटायंस बन रहे हैं. राइट तो यहां पर कटायन किसका इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करेगा वो भी समझते हैं. जैसे जैसे अगर हम नीचे जाते जाएंगे तो जो ऊपर की तरफ है वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है मेटल, जो नीचे की तरफ है वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करेगा. अब यही चीज अगर हम कटायन में अप्लाई करें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम का कटायन है K1+, तो K1+ क्या इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करेगा? वो बोलेगा नहीं, अरे भाई मैं रिएक्टिव मेटल का आयन हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मुझे वापस पोटेशियम नहीं बनना है, मैं तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं. तो ये जो नीचे वाले होंगे ना, जितना आप नीचे जाओगे उतना इजीली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी. ठीक है ना? तो ये याद रखना, metal ions as we move down in electrochemical series, the ease of accepting electron or electrons by metal ion, that is cation, increases. समझ रहे हैं आप? यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं Cu2+ का कटायन है और यहां पर K+ को कटायन है, तो कौन इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? देखिए कटायन जाएगा कैथोड पे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, हां कि ना? अरे भाई कटायन कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है? आप मुझे बताइए. अगर आपका कटायन है तो ये कहां जाता है? इट बेसिकली मूव्स टू कैथोड एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स, हां कि ना? अरे भाई ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना, सो इलेक्ट्रॉन के गेन करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिडक्शन. अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सुनील भी अग्री करते हैं. अरे भाई कटायन कैथोड में जाता है और इलेक्ट्रॉन गेन करता है कि नहीं करता है? जी सुनील भी करता है. तो मैं बोल रहा हूं कि जो जितना ऊपर कटायन होगा
वो बेसिकली इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको वापस पोटेशियम नहीं बनना। पोटेशियम रिएक्टिव मेटल, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लेना नहीं चाहता। और जो मेटल का आयन जितना नीचे होगा वो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, बोलेगा ठीक है मेरे को तो कॉपर बनने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ये बात क्लियर हो रही है सभी को? ये बात क्लियर हो रही है? अगर ये बात क्लियर हो रही है तो ये सवाल करके दिखाओ। मेटल आयंस लोअर इन द सीरीज गेट्स डिस्चार्ज मोर इजीली एट कैथोड आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। डिस्चार्ज मोर इजीली का मतलब है कि अगर आयन आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो वो बेसिकली क्या बन जाएगा? मेटल बन जाएगा, एंड दैट इज बेसिकली ऑब्टेन्ड एट द कैथोड। तो मेटल आयंस लोअर इन द सीरीज गेट डिस्चार्ज मोर इजीली एट द कैथोड आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये सत्य है? हां या ना? जो मैंने पढ़ा है उतना ही पूछ रहा हूं, हां या ना? जो मैंने पढ़ा है उतना ही पूछ रहा हूं, कोई भी ऊपर नहीं लेके जा रहा, जितना पढ़ा है उतना पूछ रहा हूं। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? ट्रू है क्या बेटा? हां या ना? हां या ना? ट्रू और फॉल्स? देखो, जो मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक बताई थी ना, अभी आप वही लगा लो। बस कैल्शियम और सोडियम के ऑर्डर को याद रखना। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी क्यूट जीब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग म्यूट स्मार्ट गोड पैब्लो, या कुड़ीनाल कार मांगो ऑल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने प्रतीक। तो ये वाली रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की ट्रिक मैंने आपको पहले बताई है, वही आप लगाओ। बस कैल्शियम और सोडियम का ऑर्डर याद रखना। थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैं एक और ट्रिक बताता हूं, बट पॉइंट यहां पर यह कि इतने सारे मेटल्स आपके कोर्स में नहीं, और मैं जबरदस्ती एक एक्सेसिव ट्रिक नहीं लाना चाहता, वरना इसकी ट्रिक मैं आपको 11th में बताऊंगा, 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। लेके बारात का ना मजे से आना, मन जो करे फेंक दे निगाह सुंदरी पर। ठीक है? मेटल आयंस लोअर इन द सीरीज गेट डिस्चार्ज मोर इजीली एट द कैथोड आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही बात है। जो मेटल्स के आयन जितने नीचे होंगे वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। जीत शर्मा, हरीश खान, आर्श, पलक तिवारी, अभिषेक, सौमी, जयदीपा, स्पर्श, भावेश एंड टॉपर बलराज, मेरी बात समझो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, जितना आपका मेटल का आयन नीचे होगा वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। जितना ऊपर होगा वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? अब जैसे आप K प्लस को बोले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके पोटेशियम बनता, वो बोलेगा नहीं भाई, मैं पोटेशियम सबसे रिएक्टिव मेटल हूं, मैं चाहता हूं इलेक्ट्रॉन देना, मैं वापस नहीं लूंगा क्योंकि मैं रिएक्टिव मेटल हूं। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते जाओगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। अब ये बोलेगा कि भैया मैं तो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनाने के लिए तैयार हूं, इतना ईगो नहीं है मेरे अंदर। लेकिन ये बोलेगा मैं नहीं बनाऊंगा, मैं रिएक्टिव मेटल हूं, मेरा काम है इलेक्ट्रॉन देने का, मैं नहीं लूंगा इलेक्ट्रॉन वापस। तो ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, आयंस की। और मेटल्स की टेंडेंसी क्या हो रही है? ऊपर से नीचे आने पे मेटल्स की टेंडेंसी टू गिव द इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। ठीक है जी? क्लियर है बात? हां, चलो। साथ ही साथ इसमें एक और पॉइंट अगर अपन नोट करें, ये भी आप इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज में आपने मार्क भी किया है, मेटल दैट इज अबव another metal can easily displace it। यानी कि वो मेटल जो दूसरे मेटल से ऊपर हो वो इजीली डिस्प्लेस कर सकता है दूसरे मेटल को। मेटल दैट इज अबव अनदर मेटल इन सीरीज कैन इजीली डिस्प्लेस इट, ये इजीली इसको डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है? वही रिएक्टिविटी सीरीज वाला खेल, बस ये दोनों का ऑर्डर याद रखिएगा। रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम ऊपर था, कैल्शियम नीचे था, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज आपकी बनती है व्हेन आपके मेटल्स रिएक्ट करते हैं विद ऑक्सीजन, वाटर, डाइल्यूट एसिड एंड सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल। इन 4 रिएक्शन के बेसिस पे रिएक्टिविटी सीरीज बनती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैल्शियम ऊपर है, सोडियम नीचे, ये याद रखना है आपको। चलो अगला सवाल, K plus will accept an electron easily as compared to Cu2 plus ions. True or false? True or false? K plus will easily accept an electron as compared to Cu2 plus ions.
जल्दी से बताइए भैया। थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन सब होगा, अभी मैं बताऊंगा ना आपको। क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, हर एक चीज कंप्लीट करेंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन मैंने लास्ट क्लास में कवर कर दिया था, जब मैं पानी के बारे में आपको समझा रहा था, तो मैंने बताया था आयंस कैसे टूटेंगे, कैसे माइग्रेट करेंगे। आज मैं और इसका एक अच्छा आपको आइडिया दूंगा। विश्वकर्मा जयंती, आपको पता है विश्वकर्मा जयंती क्यों होती है? चलिए आज का इंसानियत ज्ञान विश्वकर्मा जयंती के ऊपर देंगे आपको, ठीक है? जानना चाहोगे इसकी कहानी? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, पता नहीं तुम लोगों को बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। So K plus will accept an electron easily as compared to Cu2 plus ions. So that is basically a false statement. Yes, very good. G Sharma, Swastika, Gasanpati, Arsh Krishna, Future Lieutenant Rohit Agarwal, Triyesha Srivastav, Bhavesh Motwani and Vivek Kumar. क्या बात है, बहुत बढ़िया। False. This is completely a false statement. यह सत्य है। विश्वकर्मा जो हैं वो सबसे बेस्ट आप कह सकते हैं चीजों के लिए क्रिएटर माने गए हैं, है ना? मैं आपको बताऊंगा, इन्हीं के जयंती के दिन हम इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं। एंड देयर इज अ वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी बिहाइंड दिस। इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी, ठीक है? ठीक है, बताऊंगा मैं आपको, है ना? मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, आपको अच्छी लगेगी कहानी। उसमें है तिलोत्मा की कहानी है, वो तिलोत्मा एंड सुंडा उपसुंडा भी इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर। दो राक्षस है, सुंडा एंड उपसुंडा, वो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सो आई विल टेल यू अबाउट दैट, आपको मजा आएगा। चलो, अब यही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर हमें अनायंस की चाहिए हो, अनायंस की चाहिए हो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब अनायंस बेसिकली क्या करते हैं? व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ एन अनायन? सुनील भैया, अनायन मूव्स टू एनोड, अनायन मूव्स टू एनोड। अनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सो अनायन मूव्स टू एनोड। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। और अनायन के ऊपर क्या चार्ज होता है? अनायन के ऊपर चार्ज होता है बेसिकली नेगेटिव चार्ज होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो क्योंकि अनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इट बेसिकली मूव्स टू एनोड दैट इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड लूज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स देयर। अरे भाई, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज है। अनायन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए नेगेटिव चार्ज है, एनोड के ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेगा। एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का ट्रेंड जान लेते हैं। जैसे मेटल्स का जो ईज है, मेटल्स का जो ईज है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स हमें पता होना चाहिए। उनका जो ईज टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो हमें पता होना चाहिए। यानी मेटल कितनी आसानी से कटायन बनेंगे और कटायन कितनी आसानी से वापस मेटल बनेंगे, वो हमें पता चल गया। उसी प्रकार अब आपके जो अनायंस है वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, वो हम समझ रहे हैं। तो अनायंस के लिए बेस्ड ऑन देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट डिस्चार्ज्ड एट द एनोड, द अनायंस हैव बीन अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि कम से ज्यादा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अपन लेकर भी आए हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ अनायन, जितना आपके कोर्स के हिसाब से जरूरी है उतना बता रहा हूं। तो यहां पर हमारे पास है सल्फेट, फिर हमारे पास है नाइट्रेट, फिर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड हाइड्रोक्साइड। ये कुछ कॉमन अनायंस है जिसके बारे में हमें पता है। अब देखिए यहां पे साफ लिखा हुआ है, लोअर द पोजीशन ऑफ एन अनायन इन द सीरीज मोर इजीली इट गेट्स डिस्चार्ज्ड एट द एनोड। अब यानी यहां पे ऊपर से लेकर अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो टेंडेंसी टू गिव द इलेक्ट्रॉन्स आपका बढ़ रहा है। मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, उससे आसानी से ये 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 करेगा। मतलब सबसे आसानी से जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दैट इज हाइड्रो ऑक्साइड अनायन।
और हायर द पोजीशन ऑफ एन आयन और एन आयन इन द सीरीज मोर डिफिकल्ट फॉर इट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और गेट ऑक्सीडाइज्ड। यानी जितना आप ऊपर हो उतना आप आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करोगे, लेकिन जितना आप नीचे उतना आप आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करोगे। तो सल्फेट, फिर नाइट्रेट, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड एंड हाइड्रोक्साइड। देखो, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड। सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और फिर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लियर है बात? सही है। अब मान लो, अरे बाप रे, नॉटी बॉय, कोई बात नहीं, नॉटी बॉय, तुमको ऐड करते हैं नॉटी बॉय, नॉटी 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 बॉय, नॉटी 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 बॉय। चलो अब समझिए इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल इफ OH minus and SO4 2 minus are present in a solution, which one will move to anode and lose इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स? अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर OH माइनस और आपका SO4 2 माइनस यानी कि आपके हाइड्रोक्साइड और अगर आपके सल्फेट के आयंस दोनों सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इन दोनों में से कौन ज्यादा आसानी से एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? वाओ, दिस साउंड सो इंटरेस्टिंग सुनील भैया। दोनों में से कौन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा? If OH minus and SO4 2 minus are present in a solution, which one will move to anode and lose electrons? Lose electrons more easily. अब ऐसा तो नहीं है कि दोनों के दोनों एक साथ जाएंगे। So which one will move to anode and lose electrons more easily? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कमलेश बिश्नोई मेरे भाई बहुत बढ़िया, मयंक सिंह मेरे भाई बहुत बढ़िया, सुहाना बेटा बहुत बढ़िया, समृद्धि बेटा बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड समृद्धि, वेरी गुड मयंक बहुत बढ़िया, वेरी गुड कमलेश मेरे भाई बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर ये दोनों हमारे सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे तो कौन हमारे एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ज्यादा इजीली? खुशी, हर्ष, पलक, सुमन, प्रत्युष, बिंदिया, विजय, काव्या, शानू, वेरी गुड, राजशेखर, आदित्य, जिया, अमन, मनिक। करेक्ट आंसर विल बी ए। सूर्यांश रजावत, बिलाल, जीत शर्मा, हरीश खान, चिन्मय, सौमी, रोहित, सुजीत, पीकेजी, जयादीपा भट्टाचार्य। वेरी गुड बेटा बहुत बढ़िया। सो द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज OH माइनस। अगर बेटा हमारे पास, मैंने बताया कि ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड हाइड्रोक्साइड। सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और हाइड्रोक्साइड। तो ये यहां पे और ये यहां पे ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन्स को कौन लूज करेगा? हाइड्रो ऑक्साइड लूज करेगा। अगर ये दोनों वहां पर प्रेजेंट होंगे तो कौन जाकर इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करेगा? दैट इज OH1 माइनस। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ अनायंस, इधर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स एंड कैटायंस दोनों लिख लो। ठीक है, तो भाई साहब हमें कटायन के बारे में समझ में आ गया कि कौन सा कटायन ज्यादा इजीली कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अरे भाई जो आपका कटायन जितना ज्यादा नीचे होगा वो उतना इजीली आपके कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और उसी प्रकार मेरे दोस्त जो अनायन जितना ज्यादा नीचे होगा वो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। मेरी बात समझ में आई? जो कटायन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितना ज्यादा नीचे होगा उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा,
और जो आपका अनायन जितना ज्यादा नीचे होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उतना ही ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है जी सुनील भैया, आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होता है, प्रिफरेंशियल और सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। कभी कभी क्या होता है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में दोस्तों बहुत सारे कटायंस और अनायंस है, वेराइटी ऑफ कटायंस और अनायंस है। मतलब कटायंस भी आपको दो मिल गए, अनायंस भी दो मिल गए, तो अब कैथोड पे कौन जाएगा और एनोड पे कौन जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में Na1 प्लस है और Cl1 माइनस है, साथ ही साथ आपके पास H प्लस एक्वस है और OH माइनस एक्वस है। अब दोनों में से कौन हमारा जाएगा हमारे कहां पर कैथोड और एनोड पर। तो यहां पर बेटा हम लोग किस चीज की बात करते हैं, यहां पर हम लोग एक नए टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज प्रेफरेंशियल और सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। कि कटायन में जाकर कौन इलेक्ट्रॉन गेन करके वहां पर उसका डिस्चार्ज होगा, और अनायन कौन सा जाएगा एनोड के ऊपर जिसका एनोड में डिस्चार्ज होगा। वी विल डिस्कस इट यूजिंग दिस टर्म। अब यही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई भी है, आपकी बुक की ही डेफिनेशन है। व्हेन टू और मोर आयंस of same charge are present in a solution of an electrolyte under the identical conditions, यानी कि दो या दो से ज्यादा आयंस जिन पे सेम चार्ज है एक सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है, एंड दे आर कंपीटिंग फॉर डिस्चार्ज एट द सेम इलेक्ट्रोड, वन ऑफ देम गेट्स प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज्ड। मतलब जैसे मैंने बोला कि दो कटायन है अलग अलग तरीके के, दो अनायन है अलग अलग तरीके के, कौन सा कैथोड पे जाएगा कौन सा एनोड पे जाएगा, that will be decided on the basis of these three parameters. So this is basically known as preferential or selective discharge of ions. मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आपके पास मानिए आपके पास Na1 प्लस है और H प्लस एक्वस है, साथ ही साथ आपके पास Cl1 माइनस और OH माइनस एक्वस है। अब नाउ कौन सा कटायन आपके कैथोड पे जाएगा कौन सा एनोड पे जाएगा, दैट विल बी डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री पैरामीटर्स। जाएगा कोई भी एक, या तो Na1 प्लस जाएगा या H प्लस एक्वस जाएगा कैथोड पे, या Cl माइनस जाएगा एंड OH माइनस एक्वस जाएगा आपके एनोड पे। सो दैट इज बेसिकली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री पैरामीटर्स, दीज थ्री फैक्टर्स, दीज थ्री पैरामीटर्स। पहला, सबसे पहला, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द आयंस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल और एक्टिविटी सीरीज। उनकी पोजीशन क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। What is the relative position? What is the relative position of ions in the electrochemical series? इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। What is the relative position of ions in the electrochemical series? ठीक है बेटा, इसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। जैसे जो कटायन जितना ज्यादा नीचे होगा उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो वो हमारा कटायन हो गया। जो अनायन हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत नीचे होगा उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ऐसे सेलेक्ट करेंगे, पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरा, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, और तीसरा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो आइए इन तीन पैरामीटर को समझते हैं। पहला पैरामीटर, ठीक है ना, द लोअर the cation and anion are there in electrochemical series। ठीक है, the lower the cation and anion are there in the electrochemical series, the more preference they will get। समझ में आ रही है क्या बात। जितना ज्यादा आपका कटायन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा और जितना ज्यादा आपका अनायन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा उतना आप उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। क्लियर है, क्लियर है, पहली बात क्लियर है जी सुनील भैया, क्लियर है। दूसरी बात बेटा, अरे दूसरी बात सुन लो यार। हाँ सुनील भैया, हाँ भैया, कैसे हो यार तुम लोग।
मैथ्स पढ़ लिया तुम लोगों ने, अब पढ़ो सुनील भैया की क्लास में। तुम लोग ऐसे क्यों करते हो यार? बोलो बेटा एसबी गैंग ओपी, एसबी गैंग ओपी बेटा। क्या करो बेटा तुम लोग? द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस समझो ना बेटा, मुझे भी आ गया है तो। क्या होगा रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस? समझो यार, समझो। द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, पहला पैरामीटर ये, दूसरा ये। मान लो इफ concentration of one cation is greater than the other, or one anion is greater than other, then that cation or anion will move to respective electrodes. समझ में आया क्या? अगर मैं आपको यह बोलता हूं कि एक कटायन है, मतलब दो कटायंस थे फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग कटायंस थे, फॉर एग्जाम्पल Na1+ है और H+ एक्वस है, और दूसरा यहां पर है Cl1- और OH- एक्वस है, ठीक है। तो यहां पर अब आप किसको प्रेफरेंस दोगे? फॉर एग्जाम्पल Na1+ और H+ एक्वस है, अगर ये सेम अमाउंट में है, सेम अमाउंट में, तब तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे? H+ एक्वस को दोगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे लाया करेगा। लेकिन अगर Na1+ की कंसंट्रेशन H+ एक्वस से ज्यादा है, तो फिर यहां पर उसकी पोजीशन मैटर नहीं करेगी। भले ही आप बोलोगे कि वो तो पोजीशन में ऊपर है, नीचे वाले होने चाहिए, लेकिन वो तो Na1+ तो ऊपर लाया करता है, तो भी Na1+ ही जाएगा। तो यहां पर इसीलिए ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट बन जाता है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वन कटायन इज ग्रेटर देन द अदर और वन अनायन इज ग्रेटर देन द अदर, देन द कटायन और अनायन विल मूव टू द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, यहां पर पोजीशन मैटर नहीं करेगी। फिर से मेरी बात को सुन लीजिएगा, यहां पर पोजीशन मैटर नहीं करेगी। इवन इफ यहां पर आप बोलो कि पोजीशन मैटर करेगी, तो मैं बोलूंगा नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए Cl1- एक्वस एंड OH- एक्वस आर प्रेजेंट, but amount of Cl- aqueous is greater than OH- aqueous। अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर Cl1- aqueous और OH- aqueous आयंस दोनों के दोनों प्रेजेंट है। अब देखिए, अगर आप यहां पर प्रेफरेंशियल पोजीशन के बेसिस पे जाएंगे, तो आप बोलेंगे कि सुनील भैया ये इसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए इसके कंपैरिजन में। मैं कहूंगा हां, लेकिन बेटा अगर यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है इसकी, तो आपको पता है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दैट। तो Cl1- aqueous will move to anode ड्यू टू इट्स हाई कंसेंट्रेशन। क्योंकि इसका अमाउंट यहां पर ज्यादा है, इसीलिए इसको प्रेफरेंस मिलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? Cl1- aqueous और OH- aqueous दोनों सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, लेकिन Cl- aqueous के आयन ज्यादा है, तो प्रायोरिटी उसको मिलेगी, भले ही OH- aqueous आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ आयंस में नीचे आता हो। फर्क नहीं पड़ता फर्क, ये जीत जाएगा। समझ गए? मैं ये बोल रहा हूं रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस। अगर ये आयन और ये आयन दोनों एक साथ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो कौन जाएगा हमारा एनोड के ऊपर? ये डिपेंड करेगा कि किसका अमाउंट ज्यादा है। यहां पर पोजीशन नहीं फर्क पड़ता, ये भी है और ये भी है सॉल्यूशन में। अब कौन सा जाएगा एनोड के ऊपर बताओ?
ये जाएगा, पोजीशन फर्क नहीं पड़ती। आप कहोगे सुनील भैया पोजीशन तो OH माइनस एक्वस की नीचे है तो पोजीशन के हिसाब से वो जाना चाहिए, लेकिन उसके आयंस कम है इससे, तो ये जीत जाएगा। समझ में आई? हाँ। तीसरा क्राइटेरिया हमारे पास क्या है? तीसरा क्राइटेरिया है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। दो प्रकार की इलेक्ट्रोड्स होती हैं। कुछ इलेक्ट्रोड्स होती हैं दैट आर इनर्ट, जिनको मतलब नहीं है प्रोसेस में क्या हो रहा है, और दूसरी होती हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो यहां पर कौन सा आयन, कौन सा कटायन या अनायन आपके इलेक्ट्रोड पे जाएगा, वो इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है लाइक दैट ऑफ प्लेटिनम और ग्रेफाइट, तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। सो प्रेफरेंशियल और सिलेक्टिव डिस्चार्ज डिपेंड्स ऑन ए एंड बी। सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस, तो कौन सा कटायन जाएगा कैथोड पे, कौन सा जाएगा एनोड पे, वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड्स ऑन ए एंड बी। लेकिन अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हुई, एक्टिव इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करती है, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स कौन सी होती हैं, जैसे कि कॉपर की, निकल की, है ना, एटसेट्रा, ये बेसिकली आपकी एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हुई, दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, दे पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां पर यह भी डिस्चार्ज में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं कि कौन सा आयन कैथोड पे जाएगा और कौन सा एनोड पे जाएगा, तो ये डिसाइड करती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात क्लियर हो रही है? मेरी बात क्लियर हो रही है जी? तो देखिए, आपका अगर मल्टीपल आयंस एक सॉल्यूशन में है, मल्टीपल कटायंस और मल्टीपल अनायंस है, कौन सा कटायन कैथोड पे जाएगा, कौन सा अनायन एनोड पे जाएगा, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री पैरामीटर्स। पहला, रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल और एक्टिविटी सीरीज, जो मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, जिस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसको ही प्रेफरेंस मिलता है या उसी का ही सिलेक्टिव डिस्चार्ज होगा कैथोड या एनोड पे। और तीसरा, इलेक्ट्रोड पे। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है लाइक प्लेटिनम और ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड है तो फर्क ही नहीं पड़ता, फिर इन दो पैरामीटर्स के बेसिस पे डिसाइड होगा। Selected discharge of ion will be decided on the basis of these two parameters। लेकिन अगर इलेक्ट्रोड एक्टिव है लाइक कॉपर निकल की है, तो उसके बाद तो मेरे भाई इसका फर्क तो पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें? चलो, अब अगर यहां तक सारी बातें सबको क्लियर है तो एक बार आए भैया लगा दो कि सुनील भाई यहां तक तुम्हारी सारी बातें, तुम्हारे सारे गीत हमारे को अच्छे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यहां तक सारे गीत समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। Sir, as per Dalal book, if NaCl is more in water, it is concentrated, and it says that despite high concentration of Na1 plus, concentration of H plus gains electron more easily than Na1 plus. It says that despite high concentration of Na1 plus, at a particular concentration H plus gains electrons more easily than Na1 plus. नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। देखो भाई, अगर concentrated ब्राइन सॉल्यूशन का मैं इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अच्छा नहीं, इस चीज को एक मिनट जस्ट थिंक इट फ्रॉम द अदर एंगल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, एक लॉजिकल पॉइंट है इसमें, सही लगा मुझे ये बात कि रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ यूनिट्स के अंदर, आयंस के अंदर, सुनील भैया ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा ये चीज मैंने आपको पढ़ाई भी है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपने इंट्यूटिव थॉट प्रोसेस लगाया, मुझे काफी अच्छा लगा, वेरी गुड। हाँ 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 हाँ, देखिए इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। यस 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 यस, वाह यार क्या बात है, इस चीज के ऊपर मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। देखो मैं बताता हूं, ठीक है, मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड पढ़ाया था, हाँ पढ़ाया था।
मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड इससे पहले एक पर्टिकुलर चैप्टर में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के अंदर पढ़ाया है, राइट? हाँ, वहां पर अगर हमने प्रोडक्ट देखे थे तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या थे? NaOH था, H+ था, NaOH था, हाइड्रोजन था और क्लोरीन था, राइट? यस. सो आई थिंक वी नीड टू थिंक अबाउट दिस. वी नीड टू थिंक अबाउट दिस. इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, फिर ये बुक से अलग जाएगा, सिलेबस से बाहर जाएगा, लेकिन देन वी आर कंसिडरिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ आर अप्रोच. जो हमने कंसेप्ट के बारे में अप्रोच लगाई उसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं. वेरी गुड. आई रियली लाइक दिस एस्पेक्ट. आई रियली लाइक दिस एस्पेक्ट. मुझे काफी अच्छा लगा ये एस्पेक्ट जानकर, मुझे काफी बढ़िया लगा. आई रियली लाइक दिस एस्पेक्ट. ठीक है. यस, अग्रीड 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 अग्रीड. ठीक है, अग्रीड. We need to rephrase this statement. We need to rephrase this statement. Yes, we need to rephrase. Yes, we need to rephrase. सुनील भैया क्यों? क्योंकि मैंने खुद ने एक कंसेप्ट आपको पढ़ाया है. मुझे लगता है कि we need to rephrase this statement a bit. We need to rephrase this statement a bit. Agreed. मजा आ गया. क्या बात है यार भाई. इतने साल से बताया मैंने ये चीज, किसी ने इस चीज पे दिमाग नहीं लगाया. आपने एक बार में दिमाग लगा दिया. वाह. अच्छा, मैंने आपको सेकंड चैप्टर में एक चीज पढ़ाई थी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड. वहां पर मैंने सेम कंसेप्ट पढ़ाया है कि आपका कैथोड पे क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा, नियर द कैथोड NaOH बनेगा, और इधर आपके पास क्या बनेगा? एनोड पे क्लोरीन गैस बनेगा. सो रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूनिट्स को हम कंसीडर करेंगे, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूनिट्स को हम कंसीडर करेंगे, बट the very first preference will be given to this. ठीक है, the very first preference will be given to this. The very first preference will be given to this. ठीक है ना, कि concentration of ions को the preference will be given. ठीक है ना, concentration और amount of ions. वाओ यार, very good. Will be given preference जो मैंने ClNOH माइनस एक्वस बताया था वो तो बिल्कुल सही है आपका. ठीक है ना, दैट इज वन ऑफ द केसेस विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट. डोंट टेक टेंशन. मैंने वो गलत नहीं पढ़ाया आपको. आपको लगेगा सुनील भी आपने तो गलत पढ़ाया. नहीं पढ़ाया भाई, प्रोडक्ट देख लेना, वहां पे वही प्रोडक्ट बने थे, क्लोरीन, हाइड्रोजन और NaOH. तो कंसेंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ आयंस विल गिवन प्रेफरेंस आफ्टर the relative position of या आफ्टर A. ठीक है, अब ये वेरीफाई कैसे करूं मैं? ये वेरीफाई अगर आपको करना है तो आपको मेरा एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जहां मैंने आपको पढ़ाया है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl. ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में मैंने पढ़ाया है. वहां पर मैंने आपको बताया था कि Na1+ आयंस आपके कैथोड के पास में है और H+ आयंस भी आपके कैथोड के पास में है, बट H+ आयंस विल मूव टू द कैथोड एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज द पोजीशन. वेरी गुड. द रीजन बिहाइंड दैट इज द पोजीशन. H+ आयन का पोजीशन यहां है, Na1+ का पोजीशन यहां है, सो दैट विल बी मूविंग टू द कैथोड एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. आई हैव टॉट यू अबाउट दिस. वेरी गुड, वेरी क्लासिक लिंकिंग, रियली लाइक्ड इट. क्या नाम था यार भाई जिसने डाउट पूछा था? वाओ यार, बहुत बढ़िया. पर एक्सपेरिमेंट्स आएंगे, एक्सपेरिमेंट्स एज इन टॉपिक्स, वो तो बताऊंगा. ये भी अभी मैं बताऊंगा, वो टेंशन मत लो. सिलेक्टिव डिस्चार्ज वाले पे मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो. भाई किससे बताया था? किससे बताया था ये चीज? अच्छा लगा मेरे को. वेरी गुड. चलो, वेरी गुड. चलो एक बार आए भैया लिख दो. एंड जिसने डाउट पूछा था, किससे पूछा था डाउट? किससे पूछा था? प्रद्युष. वेरी गुड भाई, वेरी गुड. भले ही दलाल की किताब से आपने पूछा, भले कुछ भी पूछा, लगाया तो सही दिमाग. दैट इज इंपॉर्टेंट. मतलब ये मैंने इतनी बार पढ़ाई ये चीज, आज तक कभी किसी ने इस तरीके से लिंक नहीं किया कि भैया आपने वहां पर तो ये बोला था, यहां पर ये बोला है. एप्रिशिएबल, एप्रिशिएबल. ठीक है, चलो आ जाओ. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड. इसको पढ़ते हैं. ठीक है, इसको पढ़ते हैं.
आ जाओ। अब देखिए बहुत धीरे धीरे बताऊंगा, जिसका कोई भी रिवीजन नहीं हुआ वो रिवीजन हो जाएगा 2 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है। अच्छा, आपकी किताब में एक अलग फोटो हो सकती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी किताब सिलिका चेंबर ले सकती है और उसके अंदर वो सिलिका क्रूशिबल ले सकती है, उसमें एक्सपेरिमेंट करा सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। वो उसको मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम डायरेक्टली मोल्टन NaCl ले रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा टेंशन मत लेना। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेता हूं। इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर मेरे पास क्या है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर मैंने पहले ही मोल्टन NaCl ले लिया है, समझ रहे हो। हाँ, जरूरी नहीं तुम बार बार गर्म करो। आई हैव ऑलरेडी टेकन दी मोल्टन लेड ब्रोमाइड, NaCl क्यों बोल रहा हूं, मोल्टन लेड ब्रोमाइड। मोल्टन लेड ब्रोमाइड का मतलब क्या है, मोल्टन लेड ब्रोमाइड का मतलब है कि अगर आपके पास ये PbBr2 का सॉल्ट है और अगर आपने इसको लगभग 380 डिग्री सेल्सियस, इसका मेल्टिंग पॉइंट यूजुअली होता है 373 डिग्री सेल्सियस, तो अगर आपने इसको 380 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो ये सॉलिड स्टेट से ये आपका PbBr2 लेड ब्रोमाइड सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। ठीक है। तो लेड ब्रोमाइड को अगर आपने 380 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो इट विल बी कन्वर्टेड टू द मोल्टन लेड ब्रोमाइड, ये इसका कंसेप्ट है। ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसको थोड़ा समझते हैं। यहां पर मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, यहां पर मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है और यहां पर भी मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है। ठीक। अब इस इलेक्ट्रोड को मैंने एक वोल्टेज सोर्स पे कनेक्ट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कॉपर वायर्स है और यहां पर मैं कौन सी इलेक्ट्रोड यूज कर रहा हूं, आप ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं या प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। ये ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड मैंने यहां पर यूज करी है, ये भी आपकी ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड मैंने यहां पर यूज करी है। आई होप देयर इज नो इश्यू विद दिस। ग्रेफाइट और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आप यूज कर सकते हैं, दीज आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। अब यहां पर आपके पास ये नेगेटिव, जो वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल है उससे कनेक्टेड है, सो दैट विल बिकम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, सो दैट विल बिकम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है। Now this positive or negative electrode, so this negative electrode is called the cathode. And cathode पे कौन आता है, कैथोड पे आते हैं cations. This positively charged electrode that is basically called as the anode, और anode पे कौन आते हैं, anions आते हैं। बेसिक सी बातें बता पा रहा हूं। सुनील भैया इलेक्ट्रोलिसिस करते हुए एक्वस लेड ब्रोमाइड क्यों नहीं लिया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेड ब्रोमाइड पानी में सोल्यूबल नहीं होता है, दैट्स व्हाई एक्वस लेड ब्रोमाइड इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर मोल्टन लेड ब्रोमाइड की बात होगी सो दैट इज बेसिकली अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी, आराम से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मेरे पास यहां पर क्या है, ये मेरे पास तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है जिसके अंदर मैं इसको कर रहा हूं। तुम्हारी किताब में सिलिका क्रूशिबल दे रखा है सेलिना में कि भैया उसके अंदर हम कंटिन्यूसली गर्म कर रहे हैं ताकि वो मोल्टन स्टेट में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस तरीके से बता दिया कि इस टैंक के अंदर मोल्टन लेड ब्रोमाइड है, एक मेटल की इलेक्ट्रोड है या बेसिकली ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है। अगेन ये ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड है, तो ये ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। एंड ये कॉपर वायर्स है, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड एज एनोड, जहां पर अनायंस आएंगे। ये है कैथोड, जहां पर कटायंस आएंगे। बेसिक बातें हैं। ठीक है। अब मुझे ये पता है कि ये जो मेरा लेड का ब्रोमाइड है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कि ये कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट कर जाता है। ये कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट कर जाएगा। कौन से आयंस के अंदर, ये टूटेगा Pb2+
एंड साथ ही साथ Br1 माइनस में टूट जाएगा। सुनील भैया पर एक PbR2 में तो भैया एक लेड और 2 Br है, तो भैया 2 Br लिख लो, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, ठीक है बेटा, ये लो, क्लियर है बात जी। तो लेड ब्रोमाइड हमारे पास सॉलिड है बेटा, उसको 380 डिग्री सेल्सियस पे, या लगभग इसका मेल्टिंग पॉइंट 373 है, जितना मुझे एग्जैक्ट याद है 373 है, बट आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 373 डिग्री सेल्सियस। इस पे अगर मैं इसको गर्म करता हूं तो ये लेड ब्रोमाइड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब है कि ये कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट कर जाएगा, इट विल कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, completely dissociate into ions of Pb2 plus and Br1 minus। तो यहां पर हमारे पास जो आयंस होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास है Pb2 प्लस, और यहां पर होंगे मान लीजिए Br1 माइनस। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, आप बहुत समझदार हैं, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिव पे जाएगा, नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव पे जाएगा। देखो टेम्परेचर 380 डिग्री सेल्सियस सेलिना में लिखा हुआ है, आपकी किताब में 330 भी हो सकता है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप गूगल पे इसको सर्च कर लेना। 373 जितना मेरे को याद है, दैट इज अ मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसी के आसपास है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो भैया हमारे को इलेक्ट्रोलिसिस करना है मोल्टन लेड ब्रोमाइड का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट समझना, मैं कंसेप्ट बता रहा हूं। तो लेड ब्रोमाइड सॉलिड स्टेट में है, मैंने 373 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया तो लिक्विड स्टेट में आ गया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो दैट विल डिसोसिएट इनटू आयंस। मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपका एक्वस और मोल्टन स्टेट में कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, तो ये कंप्लीटली आयंस के अंदर आपका टूट जाएगा, जो आयंस आपको यहां देखने के लिए मिल रहे हैं। अब आपको पता है कि ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये फटाफट से ड्रिफ्ट करेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जाएगा, और ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जाएंगे। सुनील भैया क्या यहां पे सिलेक्टिव और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयंस होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक कटायन और एक अनायन है। ये अनायन एनोड पे जाएगा, ये कटायन कैथोड पे जाएगा, किसी के बीच की रेस ही नहीं चल रही है, किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा, ये अपना यहां जाएगा, ये अपना यहां जाएगा, बात खत्म। तो देखिए सबसे पहले होगा कटायन, कटायन के ऊपर बेसिकली क्या होगा, यानी कि एट कैथोड। सुनील भैया कैथोड पे होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। यहां पर होता है बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे रिडक्शन कहते हैं, यानी यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहां पर है Pb2 प्लस, सो इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म लेड का मेटल, लेड सॉलिड, यानी यहां पर लेड मेटल आपका धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगेगा, लेड मेटल विल बी डिपॉजिटेड हियर, लेड। उसी प्रकार से अगर आप एनोड पे देखेंगे राजा बेटा, तो सुनील भैया एनोड पे भी बहुत सिंपल सी बात होती है, एनोड पे होता है सुनील भैया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फॉलोड बाय, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। तो यानी सुनील भैया यहां पर क्या होगा, ये ब्रोमाइड के अनायंस, यानी फॉर एग्जाम्पल एक ब्रोमाइड का अनायन गया तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनाएगा Br प्लस इलेक्ट्रॉन। मैं मान लेता हूं एक और ब्रोमाइड का अनायन है, वो भी जाता है और वो भी बनाता है Br प्लस इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर जो आपके पास ये है, ये नेसेंट ब्रोमीन, ये अनस्टेबल है, नेसेंट ब्रोमीन जो है ये बेसिकली अनस्टेबल है, तो ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे, यानी ये ब्रोमीन इस ब्रोमीन से कंबाइन कर जाएगा, तो यहां पर जो ओवरऑल रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, ये कंबाइन हो जाएंगे आपस में। मतलब एक ब्रोमाइड आयन यहां गया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नेसेंट ब्रोमीन बनाया, दूसरा ब्रोमाइड आयन गया, उसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ब्रोमीन का एटम बनाया।
अब ये आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे, दे विल फॉर्म 2Br1 माइनस, इस रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे तो दिस विल गिव Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन दैट इज हैपनिंग एट एनोड. यानी यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो यहां गेन होंगे, निकलेंगे गेन होंगे, निकलेंगे गेन होंगे, निकलेंगे गेन होंगे, निकलेंगे गेन होंगे. साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहां ब्रोमीन वेपर्स बनेगी, तो यहां पर आपको ब्रोमीन गैस मिलेगी. सो दैट इज बेसिकली Br2 वेपर्स. क्या मिलेंगे, ब्रोमीन के वेपर्स मिलेंगे. ठीक है, क्लियर है भाई जी. तो हमें कैथोड में बेसिकली क्या मिलेगा, एट द कैथोड यू विल हैव लेड मेटल एंड एट द एनोड यू हैव द ब्रोमीन गैस, यू हैव द ब्रोमीन वेपर्स. ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है बात. इसको रेडिश ब्राउन वेपर्स भी कहते हैं, ठीक है ना, ये भी कहते हैं. तो ये बेसिकली आपका सिल्वरी व्हाइट होता है, सिल्वरी ग्रे और सिल्वरी व्हाइट, and this is basically reddish brown in color. This is what, reddish brown in color. क्लियर है बात जी सुनील भैया. तो ये प्रोसेस हमारा होता है. चलो लेट्स प्रैक्टिस. डैश विल बी फॉर्म्ड एट एनोड व्हाइल डैश इज कलेक्टेड एट कैथोड. जल्दी से मुझे बताएंगे क्या एनोड में बनेगा और क्या कैथोड में बनेगा ड्यूरिंग electrolysis of molten lead bromide. 3, 2, 1 स्टार्ट. साइड हो जा रहा हूं, सवाल का फटाफट से आंसर कर देंगे सारे के सारे छात्र, हमारे सारे के सारे प्यारे प्यारे बच्चे इसका आंसर कर देंगे. क्या बात है, 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 क्या बात है. All right. So that dash will be formed at the anode while dash is collected at the cathode. So the correct answer to this is yes. Very good. जीत शर्मा, हरीश खान, बिलाल, सूर्यांश, पलक, चिन्मय, पीके जी, जॉय, अर्कन एंड सौमी. वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. So the correct answer to this particular question is Br2 and Pb. देखिए ब्रोमीन के रेडिश ब्राउन जो आपके पास वेपर्स होंगे, या रेडिश ब्राउन आप फ्यूम्स भी बोल सकते हो, आप रेडिश ब्राउन फ्यूम्स भी बोल सकते हो. फ्यूम्स का मतलब समझते हैं आप लोग, फ्यूम्स का मतलब होता है अनप्लीजेंट स्मेल की गैस या अनप्लीजेंट स्मेल की वेपर्स, वो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये आपको मिल रही है कहां पर, एनोड पे, और ये आपको मिल रहा है लेड मेटल कैथोड पे. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया. यहां तक अगर आपको मेरी सारी बात समझ में आ रही तो एक बार आए भैया लिख दो यार, समझा दो कि हाँ जी भैया समझ में आ गया. प्लीज आए भैया लिख दीजिए फटाफट से कि समझ में आ गया भैया. राइट आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन. अगर आपको मेरी सारी बात यहां तक समझ में आ रही है प्लीज राइट आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन. जल्दी से एक बार लिख देंगे कि सुनील भाई आपकी सारी बातें यहां पे समझ में आ रही है. ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर. अब मजे की बात यह है कि ये मेजरली मैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, यानी जो फर्स्ट लेक्चर आपका था इससे पिछला वाला, उसमें कवर कर चुका हूं. तो इसकी इक्वेशंस मैंने कवर नहीं करी थी, वो मैं आपको दूंगा करने के लिए. वेरी सिंपल इक्वेशंस, वहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और वो आपको करनी है. लेकिन उससे पहले वो दिमाग लगाने के लिए मैं आपको कुछ सवाल भी देता हूं. पहले इंट्यूटिव थॉट प्रोसेस जनरेट करवाते हैं. देखिए, डिसोसिएशन ऑफ आयंस एंड आयोनाइजेशन ऑफ आयंस,
या आप कह सकते हैं डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड एंड आयोनाइजेशन ऑफ कंपाउंड आर सेम। मान लीजिए एक कंपाउंड की डिसोसिएशन हुई और एक कंपाउंड की आयोनाइजेशन हुई, क्या सेम है? आप मुझे बताइए क्या ये दोनों प्रोसीजर सेम है क्या? भाई डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड एंड आयोनाइजेशन ऑफ कंपाउंड आर दी सेम, आर दे सेम? थिंक थिंक थिंक। भैया साइड हो जाओ, हो गया ले भाई। ना 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 ना। खत्म ही हो गया यार। चलो, आर दी सेम, सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सूर्यान, जीत शर्मा, हरीश, बिलाल, पीकेजी, चिन्मय, सौमी, पलक, अर्श एंड अरे भाई का नाम लेना भूल गया, अरमाक अहमद, राइट। चलो सॉरी भाई, आ जाओ। अब देखिए फटाफट से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स आपके वो कंपाउंड है जो कि आपके एक्वस और मोल्टन स्टेट में आयंस में टूट जाते हैं एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रोलाइट्स आपके क्या हो सकते हैं? दे कैन बी आयोनिक कंपाउंड्स, दे कैन बी आयोनिक कंपाउंड्स, और इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है जी। तो अगर आपके पास, ये सबसे पहली चीज है, ये सबसे पहली चीज है। आयोनिक कंपाउंड्स के केस में क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड्स के केस में ये होता है आयंस प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ डिसोसिएट हो रहे हैं। यानी यहां पर आयोनिक कंपाउंड के केस में क्या होता है? आयंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट, आयंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट, आयंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट, दे आर सेपरेटेड इन एक्वस और मोल्टन फॉर्म। ठीक है ना? इन एक्वस और मोल्टन फॉर्म। आप मेरी बात समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आयोनिक कंपाउंड की बात करूं तो आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है? ये डिसोसिएशन होता है, यहां पे इधर डिसोसिएशन होगा। हियर वी हैव डिसोसिएशन इनटू आयंस। अब मैं इस शब्द को बहुत ही प्रिसाइजली यूज कर रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि अभी तो हम जनरली यूज कर रहे थे कि भैया ये भी आयंस में टूट रहा है, वो भी आयंस में टूट रहा है, एवरीथिंग इज डिसोसिएटिंग इनटू आयंस। बट जब इलेक्ट्रोलिसिस में अब अपन एंटर कर रहे हैं तो अब हमें बहुत प्रिसाइजली वर्ड्स को यूज करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब अपन बहुत प्रिसाइजली वर्ड्स यूज करेंगे। अब मैं आपको यह सिखाता हूं कि यहां पर डिसोसिएशन का मतलब क्या है। तो बेटा अगर आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल Na1+Cl1- आयोनिक कंपाउंड है, तो आयोनिक कंपाउंड तो एग्जिस्ट एज आयंस। मैंने आपको हमेशा बताया आयोनिक कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज आयंस। अरे बेटा ये तो पहले ही आयंस की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। आयोनिक कंपाउंड तो पहले आयंस की तरह एग्जिस्ट करते हैं। मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि आयोनिक कंपाउंड्स आपके आयंस की तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो एग्जिस्टिंग आयंस को बस आपको सेपरेट करना है, तो वो आप करते हो इन दी एक्वस और दी मोल्टन फॉर्म, ताकि बिजली कंडक्ट करे। आयोनिक कंपाउंड्स के केस में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? आयोनिक कंपाउंड्स डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस एंड मोल्टन स्टेट, क्योंकि वहां पे आयंस आर फ्री टू मूव। वहां पे आयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, बस हम उनको सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं। सो दैट इज बेसिकली डिसोसिएशन। So ionic compounds exist as ions. Ions are already present. They are separated into aqueous or molten form. Talking about the polar covalent compounds, they exist as molecules. Exist as molecules. अब ये molecules को अपन कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना? तो यहां पे जो molecules है, molecules
break down into ions that were actually not present in that molecule. यानी उस मॉलिक्यूल में वो आयंस एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, उसके टूटने के बाद वो आयंस का निर्माण हो रहा है. मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू आयंस दैट वर एक्चुअली नॉट प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल. इसे बेसिकली कहते हैं बेटा आयोनाइजेशन. क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन ऑफ कंपाउंड. मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपके पास क्या है, आपके पास है ये HCl, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव. अगर आप इसको बेसिकली पानी के अंदर डालेंगे, इन वाटर, इन H2O, तो ये टूटेगा H प्लस में, पानी इसको तोड़ेगा, H प्लस और Cl माइनस में तोड़ेगा. H प्लस का मतलब क्या होता है? ये H प्लस जो है वो सीधा पानी के साथ जुड़ जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, तो क्या बनेगा? H3O प्लस या H प्लस बनेगा. अग्री करते हो कि नहीं करते हो? अरे भाई ये HCl है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. जैसे इसको पानी में डिसॉल्व कराएंगे तो पानी भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, इस पे क्या कर देगा? नेगेटिव वाला पार्ट इधर आ जाएगा और पॉजिटिव वाला पार्ट क्लोराइड पे आ जाएगा और इसको सेपरेट करेंगे. अब ये जो H प्लस निकलेगा तो ये अकेला तो रह नहीं सकता, तो ये क्या करेगा? पानी के साथ मॉलिक्यूल के साथ अटैच होकर बना देगा H3O प्लस. अब H3O प्लस ओरिजिनल HCl में थोड़ी एग्जिस्ट कर रहा था, पानी में आने के बाद बना. और साथ में क्या बनेगा? हाइड्रेटेड क्लोराइड आयन Cl1 माइनस एक्वस. तो आपको ये समझना पड़ेगा दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दी dissociation into ions and ionization of a compound. There is a difference between dissociation of a compound and ionization of a compound. Dissociation में dissociation is for ionic compounds. वहां पे ions पहले ही प्रेजेंट है, सिर्फ अलग हो रहे हैं. लेकिन अगर हम polar covalent compounds की बात कर रहे हैं, so they exist as molecules and molecules break down into ions that were actually not present. यानी ये molecules टूटेंगे ions में और वो ions actually में इस molecule में नहीं थे. H plus aqueous is not present in HCl. H प्लस एक्वस इसके डिसोसिएट करने के बाद बनते हैं. सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, चलो अब देखो बेटा, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन इन लेक्चर 1, बट आपको यहां पर इसके बारे में सोचने से पहले आयोनिक रिएक्शंस के बारे में सोचना पड़ेगा. तो मैंने आपको यहां पर डिसोसिएशन के बारे में और आयोनाइजेशन के बारे में बढ़िया तरीके से बता दिया है. ठीक है, थोड़ा अब इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में सोचना कि यहां पर आयंस में स्प्लिट कैसे होगा. सेल्फ आयोनाइजेशन एंड ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में सोचना. मैं बताता लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, फिर आपको काफी लेट बुलाया. मैंने पहले सोचा था मैं बताऊं, फिर मैं सोचा यार ये अगर मैं बताऊंगा तो मेरे को फिर और समय लगेगा आपको ये चीज कवर कराने में, आपका लेक्चर लंबा होगा. तो ये रिलेटेबल चीज मैं पढ़ा चुका हूं इसके बारे में. हाइड्रोजन गैस हमारी कहां निकलती है? कैथोड. ऑक्सीजन गैस कहां निकलती है? एनोड. मैंने एक्सपेरिमेंटली दिखाया भी था. नाउ यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट द इक्वेशंस, हो जाएगा काम. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर टू सल्फेट. सिंपल. अब इसको भी मैं दो तरीके से बताऊंगा. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर टू सल्फेट विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, और एक आपको सोचना है विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स. दैट इज योर होमवर्क. दोनों में क्या बनेगा? यू हैव टू थिंक अबाउट इट. ये मैं बता देता हूं आपको, आ जाओ इस पे फोकस करते हैं. सबसे पहले हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है. इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर हमने क्या किया है? इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर हमने एक्वस कॉपर सल्फेट को लिया है. क्या लिया है बेटा? एक्वस कॉपर टू सल्फेट, यानी कि हमने लिया है CuSO4 एक्वस. ये हमने लिया है. ध्यान से पूरा फोकस करना. कोई बात नहीं बेटा, अभी स्टार्ट करते हैं. बस ये खत्म कर दूं फिर आपको भेज दूंगा. माफी चाहूंगा कि मैं आपको इस तरीके से परेशान कर रहा हूं, पर कल छुट्टी है ना, आराम से पढ़ना. कल आराम भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है. तो देखो मेरे राजा बेटा, यहां पर मैंने क्या लिया है? यहां पर मैंने लिया है, ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट बनेगा.
बताता हूं। और ये जो मेरा टैंक है बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है। अब सुनील भैया यहां पर तो आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइट है। दो इलेक्ट्रोलाइट कैसे हैं? एक्वस का मतलब है कि यहां पर पानी भी प्रेजेंट है और कॉपर सल्फेट भी है। तो देखिए, कॉपर सल्फेट की जब हम बात करते हैं और पानी की जब हम बात करते हैं, कॉपर सल्फेट और पानी, पानी भी आपका टूटता है, ऑटो प्रोटोलिसिस देता है, आपको बताया था मैंने। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। पानी बेटा ऑटो प्रोटोलिसिस देता है, अपने आप आयंस में टूटता है। अब अगर कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर सल्फेट पानी में कैसे टूटेगा? सुनील भैया, कॉपर सल्फेट इन वाटर, ये तो टूट के आपको देगा Cu2+ और साथ ही साथ देगा SO4 2-। भाई अगर आप कॉपर सल्फेट को पानी में डिसॉल्व कराओगे तो इट विल डिसोसिएट इनटू Cu2+ एंड SO4 2- आयंस। और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जितने यहां पर इसके मॉलिक्यूल जो CuSO4 के फॉर्मूला यूनिट है, ये आयंस में टूट जाएंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो यहां पर ये पार्शियली डिसोसिएट करेगा इनटू H+ एंड OH- एक्वस। तो इस केस में हमारे पास क्या होंगे? ओनली आयंस होंगे बेटा। और इस केस में हमारे पास आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स दोनों होंगे बेटा। यानी इसके आयंस और ये मॉलिक्यूल्स, यहां पे सिर्फ आयंस, यहां पे आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स बोथ। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएट इनटू आयंस। तो ये कंप्लीटली आयंस में टूट जाएगा, ये पार्शियली आयंस में टूटेगा। तो यहां पे आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स, आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स, आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स, आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स दोनों होंगे। यहां पे ओनली आयंस होंगे। समझ में आया बेटा जी? क्लियर है? क्लियर है? इसको एक और तरीके से भी लिखते हैं लोग, H2O प्लस H2O विल गिव्स H3O प्लस प्लस OH-, ऐसे भी लिखते हैं। बात एक ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है वो। ठीक है, अब देखिए आपके पास अवेलेबल आयंस यहां पर कौन कौन से हो गए सोल्यूशन में। सोल्यूशन में अवेलेबल आयंस कौन से हो गए? सो अवेलेबल आयंस कौन कौन से हो गए? अवेलेबल आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से अवेलेबल आयंस हो गए? सो वी हैव Cu2+, वी हैव H+, वी हैव अनायन दैट इज SO4 2-, एंड देन वी हैव अनदर अनायन दैट इज OH-। हमारे पास कॉपर का कटायन है, हमारे पास H+ ये कटायन है, OH- अनायन है और SO4 2- अनायन है। दीज आर द अनायंस दैट आर अवेलेबल टू अस। ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया, उसके अंदर कॉपर सल्फेट को पानी में घोला, नीले कलर का सोल्यूशन बनता है। कौन से कलर का? ब्लू सोल्यूशन बनता है। कौन से कलर का? ब्लू कलर का सोल्यूशन बनता है। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली आयंस में टूट जाएगा। पानी आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शियली आयंस में टूटेगा। तो अवेलेबल आयंस जो हो जाएंगे, ये आपके कटायन अनायन, कटायन अनायन, ये आयंस आपके अवेलेबल है पानी के अंदर। ठीक है, अब राजा बेटा आप यहां पर क्या करेंगे? राजा बेटा आप यहां पर प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स को लगाएंगे। तो राजा बेटा यहां पर ये एक प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड, राजा बेटा ये आपकी दूसरी प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड। ठीक है बेटा, ये आपकी क्या है? प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है। राजा बेटा ध्यान से सुनेंगे, ये भी आपकी प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड। देखिए बहुत बढ़िया से बता रहा हूं, धीरे धीरे आराम से समझ में आएगा, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ध्यान से समझोगे तो। अब इसको कॉपर वायर के थ्रू हमने क्या कर दिया? बैटरी के सोर्स से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। Now this voltage source is connected to the negative terminal, this is connected to the positive terminal. So this electrode will be positive, this will be negative. तो जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है इसे हम बोलेंगे एनोड, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है इसे हम बेसिकली बोलेंगे कैथोड। ठीक है,
क्लियर जी। फिर से सुनते हैं, फिर से सुनते हैं। कॉपर सल्फेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली साइंस में टूट जाएगा, ये बेसिकली पार्शियली टूटेगा। अवेलेबल कटायंस ये, अवेलेबल अनायंस ये। अब यहां पर एनोड ये रही और कैथोड ये रही। अब मेरे को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, इन दोनों में से कौन जाएगा कैथोड पे और इन दोनों में से कौन जाएगा एनोड पे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, इन दोनों में से कौन जाएगा कैथोड पे और इन दोनों में से कौन जाएगा एनोड पे। इन दोनों में से कौन जाएगा कैथोड पे, इन दोनों में से कौन जाएगा एनोड पे। जल्दी बताओ मेरे को, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है क्या? अरे बास्किन रॉबिन, ये क्या नाम है भाई? अब देखो यहां पर कौन जाएगा। देखो आपको ये चीज पता है कि सुनील भैया ये जो कटायन है इसकी पोजीशन नीचे है इन दी रिएक्टिविटी सीरीज। आप मुझे बताओ H+ नीचे है कि ये नीचे है? आप मुझे बताओ कौन नीचे है, ये नीचे है कि ये नीचे है? ऑब्वियसली अगर हम ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जाते हैं सुनील भैया, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये नीचे है, तो ऑब्वियसली किसको प्रेफरेंस मिलेगी? मैंने आपको बोला था प्रेफरेंस का सबसे पहला जो आपका पैरामीटर है दैट विल बी योर रिलेटिव पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहां पे कौन सा जाएगा? एक तो इसको मिलेगी प्रेफरेंस और दूसरा इन दोनों में से किसको मिलेगी? OH- को मिलेगी। सिलेक्टिव प्रेफरेंस ऑन बेसिस ऑफ selective discharge on basis of position in electrochemical series। तो सुनील भैया ये जो यहां पर आपका Cu2+ है, ये आपका इस तरह जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने, और यहां पर जो आपके पास OH- है ये बेसिकली यहां जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लिख दे इक्वेशन को, तो एट कैथोड देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? Cu2+ will gain 2 electron and it will form Cu, कॉपर का निर्माण करेगा, यानी यहां पर कॉपर मेटल आपको मिलने लगेगा, कॉपर मेटल। टॉकिंग अबाउट हाइड्रोक्साइड, सो हाइड्रोक्साइड कहां पर जाएगा? हाइड्रोक्साइड जाएगा आपका एनोड के ऊपर और यहां पर करेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहां पर होगा उसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां पर ये OH- क्या करेगा? आपका इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। क्या करेगा? लूज करेगा। ऐसे ही ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2OH1- will gives 2OH plus 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो OH रेडिकल्स हैं ये आपस में रिएक्ट करते हैं, दैट इज 2OH plus 2OH will give twice of H2O plus O2। ठीक है, सो 2OH plus 2OH will give twice of H2O plus O2। ठीक है, इसको आप 4OH तक भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये OH1- ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और बना आपके पास न्यूट्रल, ये बेसिकली न्यूट्रल है,
neutral hydroxide, neutral OH, neutral OH. These will combine to give 2OH. These 2OH will react to form twice of H2O and the oxygen gas. यानी ये आपके पास कहां बनेगी, ये आपके पास बनेगी एट एनोड. तो एनोड के ऊपर आपके पास बनेगा वाटर एंड ऑक्सीजन गैस. ठीक है, यानी यहां पर हमारे पास क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी. क्लियर है बात जी. अच्छा, दिमाग लगाने वाली बात है, जब सारे के सारे कॉपर के कटायंस खत्म हो जाएंगे, जब सारे के सारे यहां पर कॉपर के कटायंस खत्म हो जाएंगे तो फिर H+ आयंस जाएंगे. जब सारे के सारे आपके Cu2+ आयंस यहां पर खत्म हो जाएंगे तो सोल्यूशन का कलर भी फेड हो जाएगा और साथ ही साथ उसके बाद H+ आयंस जाने लगेंगे, जो मैं लिखकर भी लेकर आया हूं आपके लिए. When the deposition of Cu ions, when the deposition of Cu2+ ions is completed, then electrolysis of water will take place. Hydrogen gas is liberated at the cathode and the oxygen gas is liberated at the anode. मतलब अब जब आपके पास यहां पर when the deposition of Cu2+ ions is completed, ठीक है, तो जब आपके ये Cu2+ के ions is deposited, is completed as Cu on cathode, जब आपके Cu2+ आयंस एज कॉपर आपके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे, सारे आयंस यहां खत्म हो गए, तो अब यहां पर आपके पास क्या है, आपके पास यहां पर अब पानी तो है ना, मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, राइट, यू हैव वाटर मॉलिक्यूल्स. आपके पास यहां पर पानी के मॉलिक्यूल्स भी हैं, मॉलिक्यूल्स किसके, पानी के, तो उनकी इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी. तो यहां पे हाइड्रोजन गैस कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस एनोड पे निकलेगी, पहला. दूसरा, when the blue color of Cu2+ ions in the electrolyte solution fades, पॉइंट ये है कि Cu2+ एक्वस आयंस की वजह से यहां पर आपके पास सोल्यूशन में क्या है, नीला कलर है. ठीक है ना, ड्यू टू द डिक्रीज इन Cu2+ ions and finally the solution becomes colorless as soon as Cu2+ ions are finished. The blue color of electrolyte कर लो. The blue color of electrolyte solution fades due to the decrease in Cu2+ ions and finally the solution becomes colorless as Cu2+ ions are finished. तो यही मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रोलिसिस होता जाएगा, क्योंकि Cu2+ आयंस आपके कैथोड पर जा रहे हैं Cu, तो सोल्यूशन आपका धीरे धीरे फेड होता जाएगा. साथ ही साथ उसके बाद जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बाद इनकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी. अच्छा सुनील भैया, H+ जा सकता है क्या यहां पे, इसको आप इस टर्म्स में भी समझ सकते हो कि अगर ये H+ यहां पर जाएगा तो भी हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा. अगर हम इस प्रोसीजर को थोड़ा सा इस तरीके से समझें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब ये सारे के सारे आयन यहां पे खत्म हो जाएंगे तो ये नीला सोल्यूशन कलरलेस पड़ने लगेगा. उसके बाद यहां पर या तो वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू आप समझ लो कि उनकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, या आप ये समझ लो कि जो H+ आयन है यहां पर आपके कैथोड पे जाएंगे, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स गेन करके यहां हाइड्रोजन गैस, यहां ऑक्सीजन गैस, ऐसे भी समझ सकते हो. बोथ आर द करेक्ट वेज टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर. जब आपके ये आयंस यहां पर खत्म हो जाएंगे, मतलब सारे के सारे यहां माइग्रेट करके, तो सोल्यूशन का कलर धीरे धीरे फेड होके कलरलेस हो जाएगा. दूसरा, अब बचे कौन से H+ आयंस, तो ये यहां पे जाएंगे कैथोड पे, तो यहां हाइड्रोजन गैस, यहां ऑक्सीजन गैस. अब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके हाइड्रोजन गैस और ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ऑक्सीजन गैस, ऐसे भी समझ सकते हो. तो जब आप अभी पानी के इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन को लिखोगे, उससे भी आपको यही चीज समझ में आएगी, एक्चुअल में यही तो हो रहा है. ठीक है, चलो आज की क्लास के लिए इतना काफी है. अब चलते हैं, वरना बच्चे एकदम उल्टी कर देंगे, कहेंगे भैया आपने परेशान कर दिया. एक बार आए भैया लिख दो अगर यहां तक समझ में आया तो, फटाफट से. चलिए बंद कर रहे हैं क्लास को, अब बंद कर रहे हैं फटाफट से. चलो, तो ये 2 होमवर्क आप लोगों को करके आने, ये होमवर्क और जो पहले होमवर्क दिया था ये आपको करके आना है. आज की क्लास का वैसे इंसानियत का ज्ञान तो मैं आपको शॉर्ट में कहानी तो नहीं बताता, एकदम शॉर्ट में चलो बता देता हूं. तो विश्वकर्मा जी को आप इतना समझिए कि वो सबसे बेस्ट क्रिएटर हैं.
ठीक है। और आप इंजीनियर्स डे भी जो मनाते हैं वो विश्वकर्मा जी के नाम पर ही बनाते हैं, उनकी जयंती के नाम पर बनाते हैं, बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर ऑफ थिंग्स। ठीक है ना। तो जो सुंडा उपसुंडा के बीच में एक युद्ध हुआ था, उसके लिए जो जो अप्सरा का निर्माण किया गया था तिलोत्तमा, वो भी उन्होंने किया था। इसके बारे में और बहुत सारे आइडिएशंस एंड थॉट प्रोसीजर्स हैं जो आप कभी समय मिले तो पढ़ना, वैसे नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। ठीक है, चलो मैंने अपने एंड से देखो बेस्ट देने की कोशिश करी है। मैं समझता हूं कि टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है, बट जैसा कि सुनील भैया साथ है और फिजिक्स वाला साथ है, तो तुम्हारे डाउट्स नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा मैं, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारे डाउट्स भी ले लूंगा और तुम्हें सारी चीजों का और क्लियर पिक्चर देने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है, मिले अगली क्लास में। चलो, तो अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।